हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज आपके सवालात के जवाबात बहुत सारे सवाल हमें आए, बहुत सारे जो हैं वीज़ा प्रोसेसिंग के हवाले से हैं, बहुत सारे जो आपके खदशात हैं, बहुत सारे आपकी जो नॉलेज के हवाले से सवाल आते हैं। मैं आज उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। तो आज के सवाल ये हैं जी, मैं एक एक करके सवाल पढ़ूंगा और उनका जवाब दूंगा। सबसे पहला सवाल है 485 वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम लॉस्ट रिप्लेसमेंट वीज़ा ऑन 28 जुलाई एंड स्टिल देयर इज़ नो अपडेट। अच्छा, इसका जो रिप्लेसमेंट वीज़ा का अभी तक मैंने टाइम देखा है, जैसे ही आप इसका हेल्थ एग्जामिनेशन वगैरह करवा लेते हैं, मैंने तो देखा है 10-10 दिन में भी आ गए हैं। लेकिन अगर आपने अभी हेल्थ एग्जामिनेशन नहीं कराया, वो रिक्वायरमेंट पूरी अगर नहीं हुई तो उस पर टाइम लगेगा। आप वैसे भी इसमें कोई जल्दी वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। अगर ये ऑन शोर है तो ये ऑन शोर की मैं अब आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आज जो जिन लोगों ने ऑन शोर अप्लाई किया हुआ है वो 10 दिन में भी आ गया, सब्जेक्ट टू के आपने हेल्थ एग्जामिनेशन करा लिया। लेकिन अगर नहीं आया तो इसमें फिक्र की कौन सी बात है, आपके पास पहले ऑलरेडी है, आपके पास ब्रिजिंग वीज़ा है, सेम राइट्स आपको मिलते हैं और जैसे ही वीज़ा आपका आएगा तब से आपका टाइम स्टार्ट होगा। दूसरा सवाल है जी, ऑस्ट्रेलिया में कॉलेज सीओई और ऑफर लेटर क्यों नहीं इशू कर रहे, प्लीज टेल मी। खुबैब शेख। अच्छा, ये बिल्कुल आपका कंसर्न ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जो है ना वो जो ऑफर लेटर्स हैं वो लेट इशू कर रहे हैं, बहुत सारे सीओईज को लेट इशू कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो स्क्रूटनाइज ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इस टाइम ना बहुत एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। मिसाल जो चल क्या रहा है कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, ग्रांट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी प्रोसेस हो रहे हैं। पहले जो लेट थे पिछली फाइलें वहीं के वहीं हैं, नई फाइलें जो हैं कपल ऑफ आवर्स के अंदर भी ऐसा होना शुरू हो गया है। मैंने बहुत सारे इंस्टेंसेस में देखा है कि अभी हेल्थ एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ, बायोमेट्रिक्स भी नहीं हुए, पाकिस्तान के एप्लीकेंट्स की बात कर रहा हूं, तो उनका रिफ्यूज़ल भी आ गया। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है कि केस ऑफिसर ने उसको रिफ्यूज़ल दे दिया जबकि दूसरी चीज़ें अभी कंप्लीट नहीं थी? तो ये बड़ा एक रिडिकुलस सी बातें चल रही हैं। इसीलिए शायद यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं वो ज़्यादा अब केयरफुल होने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको स्क्रूटनाइज करें केस को, ताकि रिफ्यूज़ल के चांसेस कम हो जाएं। तो ज्यादा आमतौर पे प्रोवाइडर यही कर रहा होता है कि रिफ्यूजल के चांसेस को कम करने के लिए टाइम लगाता है। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, माय क्वेश्चन इज दैट इज इट नेसेसरी टू अप्लाई फॉर स्किल असेसमेंट एज वेल आफ्टर गेटिंग a qualification assessment letter, because for the degree qualification assessment IELTS and any English proficiency test result is not required. However, for skill assessment need to submit English proficiency test result as well. Another question is that is it not enough to apply only for the skill assessment, or qualification assessment is also required for subclass 189, 190 and 491? Ali Amir, आपने बड़ा एक डिटेल सवाल किया। देखें, स्किल असेसमेंट जो है ना वो दो तरह की है, एक है प्रोविजनल स्किल असेसमेंट, एक है फुल स्किल असेसमेंट। तो एक तो बात जहन में रखें कि आपको 491, 189 और 190 के अप्लाई करने के लिए फुल स्किल असेसमेंट चाहिए। जो आप पहले वाले पे रेफर कर रहे हैं जी, इंग्लिश नहीं चाहिए, वो है प्रोविजनल स्किल असेसमेंट। हाँ जी, एक तो ये है। लेकिन कुछ जो क्वालिफिकेशंस है उनको असेस करवाने के लिए आपको इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप इंजीनियरिंग में हैं, इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया से करवा रहे हैं तो 6 ईच आपको चाहिए। लेकिन अगर आप वेटरसेस से करवा रहे हैं तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं चाहिए, बेशक वो फुल स्किल असेसमेंट है। इसी तरह अगर आप एसीएस में करवाएं अपनी स्किल असेसमेंट, फुल स्किल असेसमेंट करवाएं, तो उसके लिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं चाहिए। लेकिन अगर अकाउंटिंग के लिए कराएं तो आपको 7 ईच चाहिए। आपको असेसमेंट करवाने के लिए अगर आपने प्रोफेशनल ईयर करवाया हो तो 6 ईच चाहिए आपको। तो ये सवाल जो आप कर रहे हैं ये ऐसा नहीं है। देखिए, फुल स्किल असेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड करता है किस ऑक्यूपेशन की आप असेसमेंट करवा रहे हैं। ये तो एक तो ये होगा। दूसरा, आपने ये पूछा कि 189, 491 या 190 के लिए स्किल सिर्फ क्वालिफिकेशन ही करा लें ये स्किल असेसमेंट। भाई, बेशक क्वालिफिकेशन असेस करवाएं या वर्क असेस करवाएं, लेकिन वो फुल स्किल असेसमेंट होनी चाहिए। और ये तीनों सब क्लासेस के लिए आपके पास फुल स्किल असेसमेंट होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, वीजा अप्लाई करने के लिए। प्रोविजनल स्किल असेसमेंट इसके लिए नहीं चलेगी। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी, 500 वीजा रिजेक्शन बाय माइग्रेशन एक्ट 1994, व्हाट वी कैन डू, ललित KSP। अच्छा,
ये बिल्कुल मैंने भी इस तरह के बहुत सारे पढ़े हैं। इसका मैंने सवाल का जवाब पहले भी दिया था कि जो माइग्रेशन एक्ट है वो है क्या, उस पर मैंने बात कर चुका हूं। अच्छा, ये जो रिफ्यूज हो रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों ने जो है बड़ी एक उसका एग्रेसिव रिस्पॉन्स करना शुरू किया। अब उनको लगता है ये उनका रिस्पॉन्स है। मिसाल के तौर पे वीजा अप्लाई किया, वीजा रिफ्यूज हो गया, साथ ही अगले दिन जो है ना दोबारा वीजा अप्लाई कर दिया, फिर रिफ्यूजल लेके बैठ गए। भाई देखें, हो क्या रहा है कि डिपार्टमेंट ने ये गलती से किया, या डिपार्टमेंट ने इसको आपको लगता है अनफेयरली किया, या आपको लगता है डिपार्टमेंट ने मेरिट पे किया, इसका मतलब रिफ्यूजल ही होता है। यानी डिपार्टमेंट इसको रिफ्यूज कर चुका है। अब आपने नेक्स्ट कैसे जाना है? नेक्स्ट आपने इसलिए इस तरह जाना है कि आप थोड़ी देर इंतजार कर लें। ऐसा नहीं कि आप एक दिन रिफ्यूजल आया, दूसरे दिन आप फिर वीजा अप्लाई करके बैठ गए। थोड़ा इंतजार कर लें, थोड़ा चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस लेके आए, ताकि आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर मजीद इंप्रूव्ड अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स दे सकें। इस पे आपने कतन ये नहीं करना कि आपका एक दफा रिफ्यूजल आ गया, आई अंडरस्टैंड बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, डिसहार्टनिंग है, सैड है, फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन में आपने रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्स करना है। रिएक्शन का मतलब ये है विदाउट थिंकिंग आप एक चीज का रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स का ये है कि सोच के समझ के चीजों को आप रिस्पॉन्ड करते हैं। तो भाई आप अपना चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस जो है ना उनको भी देखें। मिसाल के तौर पे आपका वीजा अगर खुदा न खास्ता अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो गया, तो आप तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद आप उसको दोबारा अप्लाई करें। आप किसी कोर्स में एनरोल हो जाएं, आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, जहां पे भी हैं, तो उससे क्या होगा कि आप एक करंट स्टूडेंट की लाइन में आ जाएंगे। उससे आपके जो वीजा के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, if I am in Australia 2 months before my course begins, can I work in that time? अच्छा जी, ये सवाल है जैन खान। बिल्कुल जी, अभी क्या है, आमतौर पे क्या है, आपके वीजा पे कंडीशन लग के आती है कि यू कैन नॉट वर्क विदाउट द कमेंसमेंट ऑफ योर स्टडी। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस टाइम 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक आप काम कर सकते हैं विदाउट इवन कमेंसिंग योर कोर्स। ये है कंसेशन पीरियड। उसके बाद ये जाकर चीज़ें चेंज हो सकती हैं, शायद ना हो, लेकिन अभी तक तो यही है कि यहां तक का टाइम है। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इस अरसे के दौरान आते हैं, आप 2 महीने का 4 महीने पहले भी आते हैं, तो यू कैन स्टार्ट योर वर्क लीगली। आप काम कर सकते हैं और फुल टाइम काम कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जहांजेब अशरफ। आई गॉट रिफ्यूजल इन 2 days, व्हाट शुड आई डू? जहांजेब, यस, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। 2 दिन में आपका रिफ्यूजल आ गया। मैंने भी देखा है कि 2 दिन में रिफ्यूजल आ गया। बहुत सारे रिफ्यूजल्स देखे हैं, 1 दिन में भी देखे हैं। अब आपने करना ये है जो मैंने पहले बात की कि आप चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस की तरफ जाएं। आप क्या करें कि अगर आप किसी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं अपने मुल्क के अंदर, तो वहां पे एनरोल हों। यानी अगर आपने इंटरमीडिएट किया है, बैचलर्स में एनरोल हो जाएं, बैचलर्स किया है, मास्टर्स में एनरोल हो जाएं, ताकि 3, 4, 5 महीने के बाद जब आप अप्लाई कर रहे हों तो आपके पास एक वो गैप को जस्टिफिकेशन की चीज़ आ जाए, और दूसरा आप जो है एक करंट जो स्टूडेंट्स है उसकी लिस्ट में आ जाए। बहुत सारे लोग शायद इस तरह करें कि ठीक है जी, मैं काम जो है उसको जारी रखता हूँ, वो भी कर सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद अगर आप 2020 के पास आउट हैं तो भाई आप काम को जारी करेंगे तो 2023 चढ़ने तक आपका 3 साल का गैप कंसीडर होगा। हो सकता है कि उस टाइम पे एडमिशन भी ना दे। तो कोशिश ये करनी है कि अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, उसके बाद अप्लाई कर रहे थे, तो आप बैचलर्स में एनरोल हो। अगर बैचलर्स के हैं तो काम भी चल जाता है, लेकिन कोशिश करें कि आप मास्टर में एनरोल हो। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर कैन वी मेक अ वीडियो ऑन recent 189 visa invites at low points like 65, 70? Is this a glitch or a lollipop from department? अच्छा, ये बड़ा एक जबरदस्त आपने सवाल किया। भाई ये लॉलीपॉप नहीं है, ये असली के इनविटेशन है। मैंने बहुत सारे फोन ऐसे सुने हैं कि जो है लोग कहते हैं क्या ये असली है। अच्छा देखे, हो क्या रहा है कि अब जो इतना फ्रस्ट्रेटिंग टाइम गुजरा है, हमें कोई चीज मिल भी जाए, हमें यकीन नहीं आ रहा होता कि मिल गया। मिसाल के तौर पे जिनका इनविटेशन नहीं आ रहा वो भी परेशान है, जिसका आ गया वो भी परेशान है। तो भाई ये बिल्कुल असली है, ऐसा ही है। 65 पॉइंट्स एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग पॉइंट्स होते हैं। इस पे इनविटेशन भी आए हैं। अगर आपका भी इनविटेशन आया है, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन इस पे ये है कि 65 पे आ सकता है। लेकिन आपका जो सवाल है ना, ये बड़ा मजे का सवाल था। होप आई आंसर द क्वेश्चन।
ये कुछ सवालात थे जो कि आपकी तरफ से हमें आए, और भी हमें सवाल आते रहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ सवाल वो जो कि करंटली चल रहे हों या बड़ा हॉट टॉपिक हो उस पर बात कर सके। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।